लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कुछ पंक्तियाँ ऐसी होती हैं जो मुर्दों में भी प्राण फूंक देती हैं। कुछ ऐसी ही पंक्ति से आज शुरुआत मैंने भी की है। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। BBMKU ने PG टॉपर्स लिस्ट डिक्लेयर किया। बहुत सारे चेहरे खिल उठे। टॉपर्स की सूची में अपना नाम कंफर्म किया और उसके बाद लगातार बधाइयाँ मिल रही हैं। इसी कड़ी में आज एक टॉपर हैं हमारे साथ, ज्योग्राफी के मिथिलेश कुमार मोहली जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कोयलांचल के स्टूडेंट्स क्या सीख सकते हैं मिथिलेश से। सबसे पहले मिथिलेश, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। धन्यवाद। ओके मिथिलेश, पहले तो ये बताइए 2 साल की जर्नी जो आपकी यहाँ पर रही विश्वविद्यालय में, कैसा रहा ये वक्त? दूसरे शब्दों में कहें तो एक परिवार की तरह रहा पूरा जर्नी, क्योंकि जिस प्रकार से परिवार में पिता जो होते हैं थोड़ा कठोर होते हैं, तो हमारे आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय उसी तरह से थे, थोड़ा कठोर। और जिससे माँ जो होती है वो कोमल होती है, तो उसी तरह से हमारी मैम ट्रीट करती थी। और बड़े भाइयों के रूप में हमारे जो इतने भी स्कॉलर रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। और काफ़ी कह सकते एक तरह से कि एक ऐसा जर्नी रहा मेरे लिए जो कि जीवन भर मुझे याद रहेगा। और उन पलों में से एक कहेंगे इसको जिनको हम जीवन में हमेशा संजोए रखना चाहते हैं, तो उन्हीं में से एक था ये। ओके, मतलब काफ़ी मेमोरेबल रहा। हाँ, निश्चित। ओके मिथिलेश, आप टॉप कर गए हैं। सबसे पहले किसने बताया आपको या कैसे पता चला, और उसके बाद की फीलिंग कैसी थी? रिज़ल्ट जो है वो, क्योंकि हम सभी को पता है, वो निश्चित रूप से बता दिया गया था। संभावना था कि एक दिन पहले आने वाला है, लेकिन नहीं आया था। तो निश्चित तौर पर हम सभी विद्यार्थीगण इसी सोच में थे कि कब आएगा, सभी बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे। तो उसके बाद फिर जब रिज़ल्ट आया, यहाँ का रिज़ल्ट जब आता है शाम के समय आता है नॉर्मल, तो अब नॉर्मली हम लोग अपने काम में लगे हुए थे। फिर इसी बीच मेरे जितने भी मित्र हैं यहाँ के विभाग के, तो उनके तरफ से ये हमें कॉल आया कि रिज़ल्ट आ चुका है। जिसके बाद मैंने अपना रिज़ल्ट देखा, रिज़ल्ट काफ़ी बेहतरीन था। तो उसके बाद बाकी सब का भी पता चला, तो उसके बाद सब में खुशी का लहर था। और बस यही इसी तरह से हम लोगों ने अपना रिज़ल्ट देखा। अच्छा, तो पहले से क्या पता था कि मैं ही टॉप करूँगा या कांटे की टक्कर चल रही थी? ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर चल रही थी, क्योंकि यहाँ का रिजल्ट जो होता है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रहता है हमेशा की तरह से ही। तो निश्चित तौर पर ये था कि कहीं ना कहीं विभाग के जितने भी छात्र हैं उनमें आप अच्छे एक विद्यार्थी हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम ही टॉप करने जा रहे हैं, ये मालूम नहीं था। तो ये बाद में पता चला जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ और विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से जब लिस्ट जारी हुआ टॉपरों की, उसके बाद। मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा था? मम्मी पापा खुश थे। सच कहे तो उनको काफ़ी उम्मीद थी हमेशा से, क्योंकि शुरू से उस परिवेश में रहे हैं जहाँ पर परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तो उनको हमेशा से खुशी रहता है कि कुछ ना कुछ ये बेहतर करेगा जीवन में, तो काफ़ी खुश थे। भाई बहन और हैं या आप अकेले हैं? एक छोटा भाई है मेरा, एक बड़ी बहन है, उनका तो विवाह हो चुका है। और छोटा भाई जो है वो फ़िलहाल राम सहाय मुनमर कॉलेज गोविंदपुर, वहाँ से स्नातक की पढ़ाई कर रहा है। और अभी तो जॉब भी कर रहा होगा कुछ समय के बाद, उसका गवर्नमेंट में जॉब भी है लगा हुआ है। तो वो दोनों भी काफ़ी खुश थे इस चीज़ को देख करके कि नहीं, अगर छोटा भाई बड़ा भाई ये कर सकता है तो छोटे में भी ये होता है ना उमंग कि नहीं हमको भी करना है। तो भी वो स्टडीज़ में हमको बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, तो फिर वो दोनों भी काफ़ी खुश थे इसी को लेकर। हाँ, एक बात और, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं पर्टिकुलरली टॉपर्स, और आपको जो लोग सुन रहे हैं वो टॉपर्स टॉक में सुन रहे हैं, उन पे एक चीज़ ये होता है कि पढ़ना है। कुछ लोग हेक्टिक इसको शेड्यूल बनाते हैं, रात को जगकर पढ़ते हैं, कुछ लोग 12 घंटे तक पढ़ते हैं। आपकी मतलब रूटीन आपका कैसा रहा? रूटीन टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ था नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय विभाग में आते थे, रेगुलर क्लासेस चलते थे यहाँ पर, तो यहाँ जितना पढ़ाई हो पाता था और जाते जाते तो रात लगभग हो ही जाता था, तो समय नहीं मिल पाता था। फिर भी जितना संभव हो पाता था 3 घंटे 4 घंटे जितना जाग पाते थे, क्योंकि ज़्यादा जागना भी सेहत के लिए सही नहीं होता है, तो उतना नहीं जागते थे। और कम समय में जितना पढ़ पाते थे उसी के बदौलत जो भी है आज
हाँ मिला। अच्छा, तो आपने कहा कि जाते जाते रात हो जाती थी, आप दूर से आते हैं क्या? हाँ, यहाँ इस परिसर से करीबन 30 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता है। अच्छा। तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं ओके। और वहाँ जाने के दौरान करीबन कई सारे साधन हमको बदलने पड़ते हैं। तो इस जी। कारण से कभी कभी क्या होता है कि वाहन ना मिलने के चलते लेट भी हो जाते हैं। तो कई बार ऐसे भी हुआ कि काफ़ी रात भी हो चुका है, जी। पर इतना मान के चलिए कि लगभग 5 साढ़े 5 तक पहुंच जाते थे। तो उसके बाद तो अब शरीर में थकावट भी रहता है लंबा जर्नी के बाद। तो उसके बाद फिर अब जितना बन पाता था 1-2 घंटा, बस उसके बाद वापस जी। अपना आराम। ओके, आपके गांव का नाम क्या है? मेरे गांव का नाम है बेनागौड़िया और धनबाद क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित तौर पर वहाँ पर अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो इसलिए वो क्षेत्र काफ़ी विख्यात भी है इस धनबाद क्षेत्र में। जी। तो ओके, और पढ़ाई जो आपकी रही इससे पहले लाइक 10th 12th या ग्रेजुएशन, वो सब कहाँ से हुई? जहाँ तक कि मिडिल स्कूल की जो पढ़ाई है वो गांव में ही मिडिल स्कूल से किए हम, और उसके बाद हाई स्कूल सामने ही था, तो हाई स्कूल से भी वहीं से हम पढ़ाई किए। और उसी समय से एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में लोग जानने लगे थे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता था। तो इसके चलते धीरे धीरे और ज़्यादा जब शिक्षकों के द्वारा हमें अच्छी बातें बोले गई तो हमें मोटिवेट करते थे। तो 10वीं की पढ़ाई शिवाजी उच्च विद्यालय बेनागौड़िया वहाँ से हमने किया। फिर उसके बाद 12वीं की जो पढ़ाई है वो हमने अपने गांव में ही एक प्राइवेट इंटर कॉलेज है वहाँ से की। हालांकि उससे पहले 10वीं का जब एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आने के बाद एक लेटरल एंट्री होता है जी। JNV में, जवाहर नवोदय विद्यालय में। ओके। तो वहाँ भी मेरे आवेदन किया हुआ था, तो मेरा सिलेक्शन हुआ था JNV रांची के लिए। ओके। अब दिक्कत ये था कि माता पिता नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा उतना दूर जाएगा, कैसे रहेगा। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने गांव में ही जो हमारा उच्च माध्यमिक है विद्यालय, वहीं इसमें नामांकन मेरा कराया। उसके बाद वहाँ से परीक्षा देने के बाद जब इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया तो वो लोग काफ़ी खुश थे। उस समय मुझे धनबाद ज़िले में भी स्थान मिला रैंकिंग में। उसके बाद से फिर राम सहाय मुरमू कॉलेज, आरएस कॉलेज से जाना जाता है, वहाँ से मैंने स्नातक किया भूगोल विषय का विकल्प लेकर के। और फिर उसके बाद जर्नी आगे बढ़ी और अंततः यहाँ विश्वविद्यालय परिसर में स्नातकोत्तर में भूगोल विभाग में अभी पूरा परिणाम आपके सामने है। ओके, एक बात और, ज्योग्राफी से आपने पढ़ाई की, आगे की प्लानिंग क्या करने की है? इसके बाद सोच रहे हैं कि 2 विकल्प है मेरे पास, या तो हम BEd कर सकते हैं जी। या फिर हम नेट का तैयारी भी कर सकते हैं। पिछले बार नेट एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे क्योंकि उसी समय हम लोग का तीसरे सेमेस्टर का परीक्षाएं चल रही थी। तो अब या तो हम नेट का एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे या फिर BEd कर सकते हैं, दोनों ही संभावनाएं हैं। पर अभी जिस प्रकार से चल रहा है सारा ट्रेंड है और जितना महंगा है ये कोर्स BEd का, हमको नहीं लगता है कि उतना खर्च हम वहन कर सकते हैं, जो कि मेरे घर का आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं है। तो फिर अब जो भी होगा, अब नेट का जो तैयारी है वो करना है हमें और उसी पर आगे करियर बनाने का सोच है। ओके, आपने बताई कि इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़े से अच्छे नहीं हैं, मतलब क्या व्यवसाय में है पिताजी या कोई और काम करते हैं? व्यवसाय नहीं है, तो जिससे आपको तो नाम बताएं, मिथिलेश कुमार माली। जी। तो माली जो कास्ट है वो एक ट्राइबल कम्युनिटी में आता है। तो हम लोग का पैतृक यानी ट्रेडिशनल वर्क है, जो बैम्बू क्राफ्ट जिसको बोलते हैं, बाँस से बने हुए बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनका निर्माण हम लोग करते हैं। तो आज के वर्तमान समय में हम लोग की जो समुदाय है हम लोग का, उसका स्थिति बहुत दयनीय है। दयनीय इस विषय में है क्योंकि पुराना जो ट्रेडिशन है वो चल रहा है, हालांकि अब जो इनकम होता है उस कार्य से उतना नहीं हो पाता है। तो इसके चलते क्या हो गया है कि इकोनॉमिक क्राइसिस बोल सकते हैं एक तरह से हमारे समुदाय में देखने को मिलता है। इसीलिए अब उस काम को छोड़ करके लोग मजदूरी में जाते हैं। और जब हम अपने घर की बात करें तो पिताजी उसी काम को कंटिन्यू करते हैं, पर उससे उतना आमदनी नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी भी मेरा भाई भी पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, और सारा खर्चा का वहन उसी में से करना पड़ रहा है। माँ तो गृहिणी है, वो कुछ करती नहीं है, उधर का जो काम है वो करती हैं और जो हम लोग का ट्रेडिशनल काम है वो करती हैं। तो इसके चलते उतना कुछ हो नहीं पाता है, इसीलिए आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर तो हैं। और इसीलिए हम प्रयासरत हैं कि कुछ करें बेहतर, ताकि कम से कम घर वाले जो हैं उनका जो भी दायित्व है वो आगे जा कर के हम उठा सकें। तो क्या आप भी परिवार की अभी मदद कर रहे हैं कुछ धन अर्जित करने में? हाँ, अभी जितना बन पाता है अपने स्तर से वो करते हैं, क्योंकि जैसे कुछ शैक्षणिक संस्थाएं हैं तो वहाँ पर एज ए टीचर बोल सकते हैं। हालांकि अभी उतना
उतना ओहदा है नहीं मेरा, बट जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एक शिक्षक के तौर पर पढ़ाने का मौका मिला है कई सारी संस्थाओं में। तो इन संस्थाओं में पढ़ाने के बाद जो भी आमदनी होता है तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है परिवार का। इतनी बड़ी सफलता मिली है तो सफलता का श्रेय भी बनता है, किस किस का कंट्रीब्यूशन रहा इसमें? इसमें सबसे पहले क्योंकि माता पिता मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे कि हम बताएं जिस कम्युनिटी से हम हैं वहाँ पर आप अगर देखोगे एवरेज अगर शैक्षणिक योग्यता देखोगे तो 10वीं भी नहीं मिलेगा। उस कम्युनिटी से आते हैं। मेरा परिवार ऐसा है जहाँ पर आपको कोई भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा। 1980 में मेरे पिताजी माध्यमिक की परीक्षा पास किए थे और वही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उसके बाद उनका ये इच्छा शक्ति था मेरे परिवार का है कि इतना दूर पढ़ाएं, तो निश्चित तौर पर मेरे माता पिता का अहम योगदान है और साथ ही साथ उन तमाम शिक्षकों का भी योगदान है जो शुरू से ना केवल यहाँ पर बल्कि शुरू से जिन्होंने हमेशा से मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए। और साथ में जो हमारे वर्तमान विभाग है, हमारे विभाग अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी और हमारे विभाग की मैम डॉक्टर निमादिता मैम और हमारे जो अभी थे भैया दीपेश कुमार ओझा जी, ये और साथ ही साथ पुराने जो भी स्कॉलर रहे हैं इन सभी का बहुत योगदान रहा। इन्होंने हमेशा मुझे इस काम के लिए प्रेरित किया, पढ़ाई को लेकर के हमेशा प्रेरित किया है। ठीक है, मतलब सबका मिला जुला योगदान रहा आपके इस जर्नी में। एक बात और जानना चाहूँगी, बहुत सारे बच्चे जो हैं गेस्ट पेपर पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्स आए नहीं कि गेस्ट पेपर के मार्केट्स जो हैं बाज़ार सज जाते हैं और गेस्ट पेपर लेना है ग्रेजुएशन में। हालांकि पीजी में कम हो जाता है, लेकिन इसमें भी बच्चे होते हैं जिनको क्या चाहिए कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, गेस्ट पेपर वाली पढ़ाई अच्छी है या बुक वाली पढ़ाई अच्छी है? जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है तो गेस्ट पेपर चाहे हम स्नातक में ही बात करें या पर स्नातक में, ये उतने उपयोगी नहीं होते। हाँ, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप उससे क्वेश्चंस को पढ़ करके रिवीजन कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। पर किताब लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और अगर इसके बाद अगर आप आगे पढ़ाई भी करते हैं तो उसमें किताब ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, बाकी चीज़ें उतना ज़रूरी नहीं है। तो मेरे हिसाब से जितने भी विद्यार्थी हैं अगर उन्हें बेहतर ढंग से पढ़ना है तो निश्चित तौर पर हर विषय में किताब होना आवश्यक है, जरूरी है। हाँ। मतलब बुक्स आज भी जारी वैसे ही है, उनका भी इम्पोर्टेंस वही है। हाँ, किताब आज भी प्रासंगिक है। ग्रेट। सबसे अंतिम सवाल जो है, लास्ट क्वेश्चन, लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं? कैसे एम तय करें, कैसे पढ़ाई करें, अपनी ओर से क्या सुझाव देंगे? मेरा यही सुझाव होगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं इस बात का ख्याल रखें कि आप जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही सारी चीज़ें और सारे निर्णय लें, क्योंकि जीवन में हर एक निर्णय आपको आगे बढ़ने में या तो मदद कर सकता है या आपके खिलाफ भी जा सकता है। तो हम कहेंगे कि जितना भी हो पाए मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाता है। और साथ ही साथ कोशिश कीजिए एक बेहतर इंसान बनने का, क्योंकि जीवन में आप कुछ भी हो ना हो लेकिन अगर एक बेहतर इंसान बनते हैं तो सभी लोग भी आपको रिकॉग्नाइज़ भी करेंगे और आपकी इस अच्छाई को हमेशा याद भी रखेंगे। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे एक टॉपर को। टॉपर्स टॉक की श्रृंखला में हम लेकर आएंगे लगभग हर टॉपर को जिनकी ज़िंदगी से आप कुछ सीख सकते हैं और एक नया जीवन दर्शन पा सकते हैं। और अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।